इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 लोकतांत्रिक राजनीति 1 अध्याय 2 संविधान निर्माण। अपने भारत के भी संविधान निर्माण के बारे में यहाँ पर जानेंगे और देश विदेश के संविधान के बारे में भी जानने को मिलेगा। सबसे पहले परिचय है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। इन सारे नियमों को जहां एकत्रित करके चलते हैं उसी को संविधान बोलते हैं, उसी को संविधान कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करती है कि किसी का कितना अधिकार होगा, किसका कितना शक्ति होगा और सरकार की कामकाज का तौर तरीका कैसा होना चाहिए। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? संविधान बनते क्यों हैं? ये सवाल सबसे लाजमी है कि संविधान बनते क्यों हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बदल भी सकते हैं? क्या उसमें बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? ये सारी जानकारी का जवाब तो आपको इस चैप्टर में मिलेगा ही, लेकिन संविधान का आपको पूरा इंट्रोडक्शन, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो भारतीय संविधान करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें पहला वीडियो जो है उसमें आपको भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन और कौन कौन समिति चुने गए थे और किसके द्वारा चुने गए थे उन सब का नाम सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है, बताया गया है। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इस अनुभव पर गौर करेंगे, देखेंगे कि इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे कि किन कारणों की वजह से हमें संविधान बनाना पड़ा। उस समय तो हम गुलाम थे ना, तो गुलामी से आज़ाद हुए तो देश चलाना है। देश चलाने के लिए संविधान चाहिए, कुछ ना कुछ कानून चाहिए। देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। इसीलिए संविधान हमें ज़रूरी है कि हमें संवैधानिक रूप से आगे बढ़ना है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, कैसे हुआ था? मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। कौन? नेल्सन मंडेला। इनको जेल में डाल दिया था सब। और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है, सोचा है, कल्पना किया है, एक तरह समझो कि सपना देखा है, जिनमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको सामान्य अवसर उपलब्ध हो। मैं उसी आदर्श के लिए जीवित रहना चाहता हूँ और जीवित रहना और उसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। गोरों की सरकार जो थी, अंग्रेजों की सरकार, वह देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलाया था, नेल्सन मंडेला के ऊपर। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को, नेल्सन मंडेला और उनके 7 और नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी और इनको उम्र कैद की सजा दी गई थी 1964 में। अगले 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, सबसे खतरनाक जेल,
जिसको बोलते थे रूबेन द्वीप में कैद रखा गया था। एक तरह से समुद्री टापू था, उसी में वो जेल बनाया गया था, वहीं पर इनको रखा गया था। ऐसे देखो तो आप भारत में भी द्वीप है जिसको अंडमान निकोबार बोलते हैं। वहाँ पर जो जेल है, काला पानी का सजा वहीं पर दिया जाता है, लक्षद्वीप में जाकर रखा जाता है। वहाँ पर जाने के बाद समझ लो कि तुम भाग भी नहीं सकते। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद क्या है? रंगभेद काला गोरा, काला लोग एक तरफ और गोरे लोग एक तरफ। गोरे लोग अंग्रेज और काले लोग वहाँ के असली निवासी। तो ऐसे रंगभेद होता था वहाँ पे। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह खरीद लिया। उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती, मतलब उनको जबरदस्ती से गुलाम बनाया जाता था, गुलाम बनाया गया। जैसे भारत को जिस तरह वहाँ पर लोगों को हथियार और जोर जबरदस्ती के वजह से गुलाम बना लिया गया था, वैसे ही भारत को बनाया गया था। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। जब भारत से वो लोग जा रहे थे वापिस, तो दक्षिण अफ्रीका में उनका बड़ा सा बटालियन जो था वहाँ पर ही रुक गया, क्योंकि वहाँ पर एक जगह है, एक जगह ख़त्म तो एक जगह है ना। ऐसे ही करके वहाँ पर भी शासन चलाना चालू कर दिए। रंगभेद के राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला था, और दक्षिण अफ्रीका के लोग काला ही होते हैं क्योंकि उधर बहुत गर्मी पड़ता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत मतलब काले लोग। श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी वहाँ पर ही थे। जो भारत से लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया वहाँ पे, तो भारत के लोग और दक्षिण अफ्रीका के लोग वह भी थे। अरे एक बिहारी और हिंदुस्तानी कहाँ नहीं है? हिंदुस्तान में भी है, कहाँ नहीं है? दुनिया में, विश्व में भी बिहारी एक हिंदुस्तानी मिल जाएगा। 10 बाहर में चल जाओ विदेश में, तो 10 में से 3 वहाँ पर हिंदुस्तानी होगा। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। गोरा शासक जो था, गोरे लोग, अंग्रेज, वो केवल गोरे को ही विशेष दर्जा देते थे, बाकी सबको छोटा और नीचा समझते थे, हीन जाति का। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। भारत में भी वैसे ही होता है, अभी भी होता है, अब थोड़ा कम है। आज भी देखोगे काले लोगों का जमात अलग रहता है, गोरे लोगों का जमात अलग रहता है। कभी भी गोरे लोगों के साथ में काला लोगों को नहीं देखा जा सकता जल्दी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रंगभेद को लोग छोड़ रहा है, क्योंकि मोहब्बत ऐसी चीज़ है, पाड़ियों से भी हो जाती है। आजकल लड़का एकदम उजला और लड़की का देख लो तो एकदम लगता है कि पाड़ी का पूंछ है। आप सब तो जानते हो, क्लास 9th में हो तो महारत हासिल है। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेत के लिए खास तौर से दमनकारी थी। बहुत दिक्कत वाला ये शासन था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। आज तो लोग रह सकते हैं, परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। मतलब आदेश मिलता है, आई कार्ड बैच मिलेगा तो ही आप जाकर वहाँ पर काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाटकीय गृह जिसको नाटक मंडली बोलते हैं, नाटक गृह, समुद्री तट, तरना ताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम किए गए थे। पता नहीं उसमें क्या क्या करता था ले लो। मतलब रेल में
समझ लो कि आप बाकी डिब्बे में गोरे लोग होंगे तो कुछ डिब्बे में ही काला लोग वहां पर रह सकता है। काले लोगों का बस अलग चलेगा, टैक्सी अलग चलेगा और गोरे लोगों का अलग। होटल भी अलग अलग होता था, अस्पताल भी अलग अलग। स्कूल तो भैया था ही। स्कूल में तो आज भी देखोगे कि कोई काला लड़का है तो उसको कितना लोग चिढ़ा देता है, बच्चे ही चिढ़ा देते हैं। कॉलेज में भी वही हाल है, काली लड़की हो गई उसे तो कोई भाव ही नहीं देगा। लेकिन आजकल तो अलग ही सिस्टम चल रहा है, आंख पे पट्टी बांधा हुआ है। आजकल का प्यार तो पूरा तरीके से अंधा हो गया है। जिस तरह अदालत की मूर्ति, अदालत की देवी, वैसे ही। और नाटकीय गृह और सिनेमा घर। सिनेमा घर में आप देखोगे कि हीरो हीरोइन, हीरो कोई उजला है तो हीरोइन कोई काला, काले लोग और हीरो उजला लोग दोनों साथ रह रहे हैं। कभी काले लोगों को हीरो बना दिया जाता है और गोरे लोगों को मित्र बना दिया जाता है। लेकिन पहले वैसा नहीं था। सिनेमा घर में भी अलग अलग बैठने का इंतजाम किया जाता था। उस रात में पता नहीं कोई दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, फिर भी अलग अलग बैठना तय था। नाटक गृह, समुद्र तट पर तो जाना ही मना था। उसके बाद से तरन ताल मतलब बगीचा वगैरह जहाँ पर फुलवारी होते हैं वहाँ पर भी जाने में उन लोगों को कोई परमिट नहीं थी। इसे पृथ्वीकरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो क्या, मतलब काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजा घर तक में नहीं जा सकते थे। वैसा ही स्थिति था हिंदुस्तान में आज। अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, उसके बाद चलते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद से आता है सबसे पिछड़ा जाति। इन लोगों का औकात नहीं था कि मंदिर में घुस जाए, लेकिन आज यही लोग मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते हैं। काहे लड़ते हैं? काहे कि इन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि गधे हैं, पढ़े लिखे गधे भी हैं और अनपढ़ गंवार गधे भी हैं, इसलिए लड़ते हैं। नहीं लड़ना चाहिए। आप लोग हो, सीखो कि नहीं लड़ना चाहिए। जिस मंदिर में जाने का अधिकार हमको नहीं था, उस मंदिर में हम काहे जाएंगे? अब मतलब अब संविधान मिल गया कि जाएंगे तो जाएंगे, क्यों जाएंगे? सवाल उठाना चाहिए ना अपने आप से। मास्टर जी से सवाल पूछना चाहिए। आज भी लोग क्लास में कभी कभी होता है कि गोरे लोगों को आगे बैठा देते हैं, काले लोगों को पीछे, तुम जाओ पीछे भाग। जो पढ़ने में कमजोर है उसको आगे बैठना चाहिए, लेकिन उसको पीछे बैठाया जाता है। क्यों? उसको आगे बैठाओ। तो ये सब रूल्स, ये सब जो भी इंतजाम होना चाहिए आपको अपने ढंग से करवाओ। कोई करके नहीं देता है। खाना बनाकर मिल जाता है तो कोई मुंह में नहीं खिला देता है। बच्चे नहीं हो कि कोई भी खिला देगा मुंह में, अपने से खाना पड़ता है। अपना हाथ गंदा होता है, पड़ोसी का नहीं होता है, गर्लफ्रेंड का बाबू सोना का नहीं होता है। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। जितने भी काले लोग थे वे गोरों के सामने कोई विरोध भी नहीं कर सकते थे, अधिकार ही नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगहीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले एकजुट हुए। इनमें से कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, समाजवादी पार्टी जिसको बोलते हैं। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के लिए आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। वो इसलिए आए कि हम इनके साथ होते हैं तो बाद में हमें सत्ता चलाने का मौका मिल जाएगा। उनसे तो बचेंगे ना, उनके साथ रहेंगे तो सत्ता भी नहीं मिलेगा, लेकिन इन काले लोगों के साथ रहेंगे तो सत्ता मिल जाएगा। इसी को सोचकर कितने लोग उधर का पार्टी बदलकर इधर आ गए। महाभारत में हुआ था, जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो महाराज युधिष्ठिर वहां पर जाके बोले, पांडवों को पहले बोले, जो भी पांडव में से कोई कौरव में जाकर युद्ध करना चाहता है तो कौरव में चले जाएं। और कौरवों को बोला कि कोई भी कौरव का सेनापति चाहे सेना अगर पांडवों की तरफ से लड़ना चाहता हो
तो कौरवों का भाग छोड़कर उधर से पांडवों की तरफ आ जाए। तो कौरव 100 कौरव में से एक जो उसका भाई था वो खुद वहां से वापस आकर पांडवों की तरफ से लड़ाई किया और मौत के घाट नहीं उतरा गया। वह वीर गति को प्राप्त हुआ, वह बलिदान दिया अपना। किसके प्रति? धर्म और अधर्म के प्रति। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरे सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा था। खुद करो खुद सीखो, इसलिए आप खुद पढ़ो खुद समझो। ये चित्र देख सकते हो आप। डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस, ये नोटिस बोर्ड है। आपको इसमें डरबन समुदाय में अंग्रेजी में भी लिखा है, अफ्रीकांस में भी लिखा गया है, उसके बाद से जुलू भाषा है, लेकिन सब अंग्रेजी जैसा दिख रहा है, लेकिन शब्द भंडार इसका अलग अलग होता है। इस पर लिखा है डार्बन नगर, डार्बन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ उजले नस्ल के लोगों के लिए है। यही इसमें लिखा गया है, इसलिए वहां पर काले लोगों को जाना मना ही था। एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किए। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ही जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भरमसाहट पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से ग्रहण किए गए सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें भी भूल जाएं और वो सब भी भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें और अपनी ज़िंदगी बराबर एक समान के भाव से, एक अधिकार के भाव से जीवन व्यापन करें, जिंदगी को बिताएं। उन्होंने कहा, आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष के समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। इस पार्टी ने दमन और निशांस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी और गोरे और काले संगठन दोनों साथ बैठे और नया संविधान की रचना की। 2 वर्ष की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिया गया है।
साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। ये सब राष्ट्रपति वहाँ के बोल रहे थे। इसी बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिनके चाहे जो कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब से हर समस्या का समाधान हम सबके भागीदारी से होगा। मतलब हम सब उसमें मिलजुल कर करेंगे। भागीदारी ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम अपने कुशलता, अपने देश, अपने समाज, अपने समुदाय, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने मित्रगण, अपने सहपाठीगण, हर चीज़ का इस्तेमाल, हर बुनियादी ज़रूरत का इस्तेमाल, हर समस्या का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। सबकी सहमति से किया गया फैसला किसी को कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है, और विरोध करेगा तो उसको उसी समय पूछो तुम हमारा साथ क्यों दिया था। जब साथ दिया था तो चुपचाप रहो, जब तक है, नहीं तो कुछ नहीं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पृष्ठ 30 देखें। पृष्ठ 30 में आप इसके बारे में देख सकते हैं। अभी हम लोग कितना पेज पढ़ रहे हैं? 23 पढ़ रहे हैं। 30 में चलेंगे तो देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुष समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग किया गया। और जो पीछे वो लोग किए थे उसका काम बाहर के समस्याओं को खत्म करने के लिए किया। समझदारी दिखाने के लिए संभव हुआ। समझदारी वो लोग दिखाएं, इसके अनुसार ही अपने सारे कर्तव्य, सारे निर्धारताओं को पूरा कर पाए। एक बार फिर मंडेला के शब्द में ही ये बात समझें। एक बार फिर मंडेला बोल रहे हैं, सुनो। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी एक रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपनी रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें इस वेबसाइट पे। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानताएं और असमानताएं बताएं, जिसके बारे में आपको खुद से पढ़कर बताना है। बताने के लिए तो हम भी बता सकते हैं। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अगर ऊपर आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया है। विदिन 24 आवर में आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।